तो अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की। तो ये है सर चार्ल्स कूलम, जिन्होंने हमें ये बताया कि दो चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में जब फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। अब हमने पढ़ा है कि दो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर दो नेगेटिव जो हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ऑपोजिट चार्जेस जो हैं जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे जो भी फोर्स लग रहा है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों पार्टिकल्स पे जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के। और साथ ही साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर के। तो ये जो लॉ है ये काफ़ी हद तक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दो चार्जेस की, एक चार्ज है मान लो Q1 और दूसरा ये जो चार्ज है ये है Q2, तो ये दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के पास अगर रखे हुए हैं, मतलब अगर विसिनिटी में है, तो ये एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक फील्ड फोर्स है। मतलब दो चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक दूसरे पर फोर्स लगाने के लिए एक दूसरे को टच करना ज़रूरी नहीं है, या एक दूसरे के कांटेक्ट में आना ज़रूरी नहीं है, ये दूर से ही फोर्स लगा सकते हैं। तो उसके लिए इन दोनों चार्जेस को अपनी अपनी फील्ड बनानी होगी। तो अब ये है मान लो चार्ज 1 की फील्ड, और उसी तरह चार्ज 2 भी अपनी फील्ड बनाएगा। जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में आ जाएंगे तब ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अब मान लेते हैं कि ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2, और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है R। लेट्स अज्यूम कि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उस केस में ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो Q1 और Q2 एक दूसरे पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, और लेट्स से कि ये जो फोर्स है दोनों पर ही वो F होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से दी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, ये फोर्स और ये फोर्स, और मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे। तो कूलम्स लॉ जो है वो ये बोलता है कि ये जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, ये प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालना होगा। वो कांस्टेंट जो है वो होता है K। तो F जो है ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ से हमें दो बातें पता चलती है कि फोर्स जो है, अगर चार्जेस ज़्यादा हुए या चार्जेस का मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में दूरी ज़्यादा हुई तो फोर्स होगा कम। अगर R बढ़ जाएगा तो F कम हो जाएगा, और Q1 Q2 अगर बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। मतलब मैं अगर चार्जेस को पास पास रख दूं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो ज़्यादा लगेगा, और दूर ले जाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन घट जाएगा। अब ये जो फोर्स लिखा है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा है हमने, ये काफ़ी हद तक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है। जहाँ वहाँ पर फॉर्मूला था Gm1m2/r², वहाँ G था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ हम K को बोलेंगे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K को बोला जाता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरह ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अगर याद हो तो हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब कि वो किन्हीं भी दो मासेस पर
एक जैसा है के लिए एक जैसा है, चाहे वो किसी भी मीडियम में रखे हों। यूनिवर्स में हर जगह पर उस कैपिटल जी की वैल्यू एक जैसी रहेगी, बट के के साथ ऐसा नहीं है। के जो है ये एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, ये है एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, मतलब मीडियम टू मीडियम ये वेरी करेगा। इसका मतलब क्या ये दो चार्जेस को अगर मैंने वैक्यूम में रखा, सेपरेशन सेम है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है, Q1 Q2 R ये तीनों सेम है। इन दोनों चार्जेस को अब अगर मैंने वैक्यूम में रखा तो मुझे कुछ और फोर्स मिलेगा, और अगर मैंने वाटर में रखा, ऑयल में रखा, केरोसिन में रखा, अलग अलग मीडियम में रखा हमने इन चार्जेस को, तो हमको फोर्सेस अलग अलग मिलेंगे, भले ही Q1 Q2 और R सेम क्यों ना हो। तो जो K की वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन m, जहाँ पर एप्सिलॉन m है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। हम ये भी समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती क्या है और अलग अलग मीडियम में फोर्स किस तरह से लगेगा। तो ये था कूलम्स लॉ। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में हमें बस जो फोर्स है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने पिछले स्लाइड पे लिखा था F = K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये जो है ये सिर्फ स्केलर फॉर्म है, इससे हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। बट अगर हमको डायरेक्शन भी पता करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें अगर इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बल्कि हमको डायरेक्शन भी बताना होगा। उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो मान लेते हैं दो चार्जेस हैं और ये हैं दो एक्सेस, ये बोल देते हैं x एक्सेस और ये है y एक्सेस। ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2। चार्ज Q1 का जो पोजीशन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये है ओरिजिन, तो चार्ज Q1 का जो पोजीशन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो हम बोल देते हैं कि है R1 वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये हमको चार्ज Q1 का पोजीशन दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये जो वेक्टर है ये है वेक्टर R2 जो हमको बता रहा है चार्ज Q2 का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब Q1 और Q2 फिर से मैं मान रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर इन दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ तो हमको, जब हम Q1 या Q2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूले में, तो वी मस्ट मेक श्योर दैट वी सब्सटीट्यूट दी वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 अलॉन्ग विद देयर साइंस। मतलब अगर Q1 या Q2 में से कोई भी नेगेटिव है तो हमको वैल्यू जो है Q1 Q2 की हमें साइन के साथ सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। तो अब अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो Q1 और Q2 को ज्वाइन कर रही है कुछ इस तरह से, तो ये जो लाइन है ये Q1 और Q2 को ज्वाइन कर रही है। अब Q1 और Q2 पर फोर्स जो लगेगा ना वो इस लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा। तो मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो है ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 ड्यू टू 1, और ये इधर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पे वो होगा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 ड्यू टू 2। साथ ही साथ मान लेते हैं कि Q2 का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू Q1 वो इस वेक्टर से मिलेगा हमको। Q2 का पोजीशन रिलेटिव टू Q1 वो क्या होगा, ये होगा R21, पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल 2 रिलेटिव टू चार्ज पार्टिकल 1। तो ये दो चार्जेस हैं हमारे पास। अब अगर मैं फोर्स लिखूं इन दोनों के बीच में, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन है
वो इस R21 वेक्टर के अलोंग ही है। मतलब Q1 जो फोर्स Q2 पे लगाएगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो R21 की डायरेक्शन है। मतलब जो वेक्टर इस चार्ज Q2 की पोजीशन मुझे बता रहा है Q1 के रेस्पेक्ट में, उसी वेक्टर के अलोंग इस चार्ज पार्टिकल Q2 पर फोर्स लगेगा। किसकी वजह से? Q1 की वजह से। ये देखो F21 एंड R21 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो अब अगर हमको फोर्स लिखना है, F21 वेक्टर लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? F21 वेक्टर, इसको मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है। ये है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ये जो होगा, अब क्योंकि फोर्स पे यहाँ पर हमने वेक्टर लिख दिया है तो हमको इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ये कितना होगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से आ गया मैग्नीट्यूड। अब हमको चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है वो आ जाएगी R21 कैप से। 11th में पढ़ा होगा कि एक यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन देने के काम आता है। तो R21 वेक्टर जो है यहाँ पर, अगर मैं इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लूँ, ये मान लेते हैं कि एक छोटा सा यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या है? R21 की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर की भी है। ये यूनिट वेक्टर है R21 की डायरेक्शन में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यही डायरेक्शन जो है वो इस फोर्स F21 की भी है, फ़र्क सिर्फ मैग्नीट्यूड का है। तो F21 वेक्टर जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये R क्या होगा यहाँ पर? R जो है वो Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन है। मतलब ये जो R12 या R21 जो है यही मैग्नीट्यूड में R है। तो अगर हम चाहें तो R को हम R21 भी लिख सकते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, R21 कैप को लिखा जा सकता है R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड। अब अगर हम किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तभी तो हमको यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो हम यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? द एक्चुअल वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो F21 वेक्टर जो है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R21 विल गिव अस R21 का क्यूब। ये हो जाएगा R21 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R21 वेक्टर। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर जो है वो हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अब R21 वेक्टर को अगर हम ध्यान से बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पर देखें तो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर और R21 वेक्टर, ये तीनों वेक्टर जो हैं ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं। और बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन स्टेट कि R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर जो है इन दोनों का सम देगा मुझे R2 वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पर लिखें R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर, तो यहाँ से मुझे R21 वेक्टर को लिखने का एक और तरीका मिल जाएगा जो कि होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अब हम R21 को क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो यहाँ से हमको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलती है और वो ये है कि कोलम्बियन फोर्स जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है? सेंट्रल फोर्स का मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है दोनों पार्टिकल्स पे
वो इनको जॉइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा। तो Q1 और Q2 को जो लाइन जॉइन कर रही है उसी के अलॉन्ग ये दोनों फोर्सेस लगेंगे, दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स पे फोर्सेस लगेंगे। अब बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस पे। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो ये है कि कूलम लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड इफ़ द पॉइंट चार्जेस आर नॉट एट रेस्ट। अगर पॉइंट चार्जेस रेस्ट पे नहीं हैं तो हम कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर चार्जेस जो हैं वो मोशन में हैं तब कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एप्लीकेबल कब होगा, ये एक लिमिटेशन है कि इट विल बी एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट। अब रीज़न क्या है? द रीज़न फॉर दिस इज दैट व्हेन टू चार्ज्ड बॉडीज आर ब्रॉट टुगेदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस ऑन देम चेंजेस। मतलब अगर चार्ज्ड बॉडीज़ जो हैं अगर हम उनको पास पास लाएं, अगर ये मोशन में होंगी और हम इनको पास पास में लाएंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। इस वजह से कूलम्स लॉ सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे हों। और दूसरा लिमिटेशन ये है कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे लगाया जा सकता है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी आर्बिट्ररी शेप। किसी भी आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम कूलम्स लॉ नहीं लगा पाएंगे। हम कूलम्स लॉ कब लगा पाएंगे? जब चार्ज जो है वो एक पॉइंट पे कन्फाइंड हो। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट और दूसरा वैसे ही इरेगुलरली शेप्ड एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में हम कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। यहाँ कूलम्स लॉ लगाना पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ बेशक कूलम्स लॉ लगाएंगे, ये पहली चीज़। और दूसरा कि चार्जेस जो हैं दे मस्ट बी एट रेस्ट। अगर चार्जेस मोशन कर रहे होंगे तो फिर से कूलम्स लॉ लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने इस वीडियो में बात किया कि कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है और कूलम्स लॉ के लिमिटेशन क्या है। अब अगर याद हो तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करा था जो था k, और इसको अपन लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगले वीडियो में हम इस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बात करेंगे और ख़ास करके हम बात करेंगे इस कांस्टेंट पे जो कि मीडियम डिपेंडेंट है, एप्सिलॉन m, जिसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं।